बच्चों, पिछली तासिका के समय कक्षा 8वीं में हमने सजा इस कहानी का अध्ययन करते समय हमने देखा कि सजा इस कहानी में लेखक स्वयं अपराधी होकर, यानी उन्होंने किताब में देखकर परीक्षा के समय नकल करने का प्रयत्न किया था, और इससे जब उनके शिक्षक गणित के अध्यापक जी ने उनको कहा कि नकल उतारते हो, ऐसा कहते उन्हें बाहर लाकर तमाचा जड़ा था, और इस तमाचे की वजह से लेखक स्वयं परेशान थे। लेकिन गलती तो उस लड़के यानी स्वयं लेखक की थी। कहानी में जब इस घटना को घटे कई वर्ष बीत गए थे, मैं स्कूल से कॉलेज में चला गया। मैंने सुना कि उन मास्टर जी को बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। जैसे ही स्कूल का ट्रस्टी मंडल बदल गया, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तब उन्हें फिर से नौकरी में लिया गया था, क्योंकि वे बड़े ही विद्वान अध्यापक थे। जब परीक्षा में नकल करने का प्रयत्न लेखक ने किया था, उस वक्त शिक्षक ने उन्हें शिक्षा सुनाई थी, सजा दी थी, वो भी सबके सामने न देकर बाहर लाकर उन्हें सजा दी थी। और जब पिताजी के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षक ने मुझे तमाचा मारा, सजा दी, क्योंकि लेखक यानी लड़के के पिताजी ने पूछा था कि तुम्हारा गणित का पेपर कैसा था। उस वक्त इसका जवाब देते हुए झूठ पे झूठ अपने पिताजी को उन्होंने कहा था कि बेवजह मुझे मारा और मुझे शिक्षा की, और उन्होंने कहा कि स्कूल को चंदा दिया, इसका मतलब कोई उपकार नहीं किया है तुम्हारे पिताजी ने। ऐसा झूठ मूठ कहकर पिताजी को उन्होंने शिक्षक के बारे में बताया था। इसके आगे देखते हम क्या होता है। इस घटना को घटे कई वर्ष बीत गए थे। मैं स्कूल से कॉलेज में चला गया। मैंने सुना कि उन मास्टर जी को बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। बाद में स्कूल का ट्रस्टी मंडल बदल गया, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तब उन्हें फिर से नौकरी में लिया गया था, क्योंकि वे बड़े ही विद्वान अध्यापक थे। गणित विषय के बारे में बहुत सा ज्ञान उन्होंने हासिल किया था। जानबूझकर निर्दोष अध्यापक जी के साथ उन दिनों मैंने जो अन्याय किया था, वह शायद मुझे याद न आता। निर्दोष यानी बेवजह मैंने शिक्षकों के ऊपर लांछन लगा दिया था कि मुझे उन्होंने झूठ मूठ मेरे बारे में कहकर मुझे शिक्षा दी। यानी गलती तो मेरी थी, लेकिन इसका नतीजा भुगतना पड़ा वो बेचारे अच्छे गणित के शिक्षक को। जानबूझकर निर्दोष अध्यापक जी के साथ उन दिनों मैंने जो अन्याय किया था, वह शायद मुझे याद न आता, पर अभी कुछ समय पहले ही मेरे एक मातहत व्यक्ति ने कंपनी के डायरेक्टर के पास जाकर मेरी झूठी शिकायत कर दी। मेरे दिल में भयंकर क्षोभ हुआ। तब मुझे वे गणित वाले अध्यापक जी याद हो आए। देखो, जैसे ही जिस तरह से उन्होंने
अपने अध्यापक यानी शिक्षक के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया था, उसी प्रकार का इल्ज़ाम लेखक के ऊपर भी लगा था। उस वक्त कंपनी के डायरेक्टर के पास जाकर झूठी शिकायत कर दी। मेरे दिल में उसकी वजह से क्षोभ प्रकट हुआ। मुझे गुस्सा आ गया। तब मुझे वे गणित वाले अध्यापक जी याद हो आए। हरी बाड़ वाला वो छोटा सा मकान मैंने ढूंढ लिया, यानी जहाँ वो गणित के अध्यापक रहते थे वहाँ वे गए। हरी बाड़ वाला वह छोटा सा मकान मैंने ढूंढ लिया। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और छप्पर के खपरेल काले पड़ गए थे, यानी उस प्रामाणिक शिक्षक के घर की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, यानी बारिश के दिनों में समुद्र के सामने नज़दीक किनारे पर जब घर होते ना, तो बारिश की वजह से जैसे काई जमना यानी हिरवल तैयार होना, हरियाली निकलना। छप्पर के खपरेल काले पड़ गए थे, यानी पानी की वजह से छप्पर के खपरेल भी काले पड़ गए थे, काले लाल हो गए थे। मकान के बंद दरवाजे के सामने मैं कुछ देर तक खड़ा रहा, अंगारों की तरह दहकते उन शब्दों को याद करता जो मुझे कभी का जला चुके होते। यानी उस समय जब मैंने झूठ मूठ शिक्षकों के ऊपर बारे में कहा था, उस वक्त के शब्द मुझे याद आते ही उस याद ने मुझे बहुत ही अंदर से तहस नहस कर दिया था, दुखी कर दिया था। पर मैं चला नहीं था। अध्यापक जी को उस वक्त कैसा लगा होगा, यानी मैं उस वक्त अध्यापक जी को कैसा लगा होता ये मैं जान न सका। मेरे बारे में उन्होंने कितनी हल्की धारणा बनाई होगी। मेरे पिताजी ने जब उन्हें स्कूल से निकलवा दिया था तब उन पर कितना गलत आरोप मढ़ा गया होगा। यानी जब मेरे पिताजी जब ट्रस्टी थे, व्यवस्था के माध्यम से उस स्कूल के डायरेक्टर के माध्यम से वहाँ पे उनका नाम था, उस वक्त उन अच्छे खासे इंसान, भले इंसान के ऊपर मैंने जो लांछन लगाया था, जो गलत इल्ज़ाम लगाया था, उससे उस बेचारे शिक्षक के ऊपर कैसी बीती होगी। जब उन्हें स्कूल से निकालवा दिया तब उन पर कैसा गलत आरोप मढ़ा गया था, यानी किस तरह से उनके ऊपर गलत आरोप लगाकर उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया था। यह सोचकर मेरा मन, लज्जा से मेरा मन आहत हो गया और जब मैंने दरवाज़ा खटखटाने को धीरे से हाथ बढ़ाया तो पता चला कि दरवाजे पर ताला लगा है। देखो, जैसे ही मैं उलझन में था कि मास्टर जी मुझे मिलेंगे या नहीं, पहचानेंगे या नहीं, इसी आवेश में मैंने क्या किया, विचार में लज्जा से मेरा मन आहत हो गया और जब मैंने दरवाज़ा खटखटाने को धीरे से हाथ बढ़ाया तो पता चला कि दरवाजे पर ताला लगा है। अध्यापक जी यहीं रहते थे, यह तो मैंने पता लगा लिया था। बाहर गए होंगे, शायद अभी लौट आएंगे। यानी कुछ देर रुकने के बाद मैंने सोचा कि अध्यापक जी तो यहीं रहते हैं, इसका मैंने पता लगाया है। बाहर गए होंगे, शायद अभी लौट आएंगे। कुछ देर गीली नरम रेत पर चक्कर लगाने के इरादे से मैं समुद्र की ओर निकल गया। देखो, लेखक जब घूमने के लिए समुद्र की गीली यानी पानी से गीली नरम रेत पर चक्कर लगाने के इरादे से मैं समुद्र की ओर निकल गया, वही मैंने देखा। वे समुद्र से बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे पर सूर्य की धूप पड़ रही थी, यानी जिसकी वो राह देख रहे थे, जिसके घर में जिन्हें मिलने के लिए गए थे, वही शिक्षक अध्यापक वे समुद्र से बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे पर सूर्य की धूप पड़ रही थी।
वृद्ध होने के बावजूद वृद्ध न दिखने वाले झुर्रियों रहित उनके चेहरे पर विचार मग्नता के भाव विद्यमान थे। यानी मैंने देखा कि उनके चेहरे पर सूर्य की धूप पड़ रही थी। वो समुद्र से घूमकर वहाँ से घूमते हुए आ रहे हैं। वृद्ध होने के बावजूद भी वृद्ध न दिखाने वाले झुर्रियों रहित उनके चेहरे पर विचार मग्नता के भाव विद्यमान थे। आज भी उनके मन पर विचार मग्नता के भाव थे। आगे देखो, पन्ना नंबर 23 का स्पष्टीकरण करने के बाद हम पन्ना नंबर 24 पर आते हैं। मैं सामने जाकर खड़ा हो गया, धीरे से कहा, नमस्कार सर। नमस्कार। वे रुके और मुझे गौर से देखने लगे, पर ऐसा लगा नहीं कि मुझे पहचान गए हो सकता है उनके अनेक विद्यार्थी उनसे वर्षों के बाद मिले हो और उन्होंने उन्हें न पहचाना हो। वे घर की ओर जाने से लगे। मैं भी साथ साथ चला। जैसे भी हो, मैं उनसे तुरंत क्षमा मांगना चाहता था, अपने कलम को धो डालना चाहता था। उनके घर की ताज़ा चमकदार हवा में धुएं की हल्की सी रेखा भी घुसने देना नहीं चाहता था। देखो, उस वक्त की गलती की वजह से लेखक यानी वो लड़का बहुत ही परेशान था। वो स्वयं इतना सहम गए थे कि उन्हीं के ऊपर जब ऐसा इल्ज़ाम उन्हीं के दफ्तर में लग जाता है तो उसका सामना वो कैसे करते थे, इसकी वजह से परेशान थे। और ये सोचकर कि उस वक्त मेरे शिक्षक यानी अच्छे खासे इंसान एक अध्यापक के ऊपर उस समय कैसी बीती होगी। और वे कहते हैं, नमस्कार। वे रुके और मुझे गौर से देखने लगे, पर ऐसा लगा नहीं कि मुझे पहचान गए। हो सकता है उनके अनेक विद्यार्थी उनसे वर्षों के बाद मिले हो और उन्होंने उन्हें न पहचाना हो। देखो, उम्र की वजह से अध्यापक जी ने उन्हें पहचाना या नहीं ये नहीं जानते थे, लेकिन कई प्रकार के कई विद्यार्थी उनके हाथों के नीचे से पढ़कर गए थे। ऐसे सोचते हुए वे घर की ओर जाने लगे। मैं भी उनके साथ साथ चला। जैसे भी हो, मैं उनसे तुरंत क्षमा मांगना चाहता था। यानी जब गलती का एहसास मुझे हुआ तो बहुत समय देर हो गया था, फिर भी मैं उनसे तुरंत क्षमा मांगना चाहता था और अपने मन पर लगे कलम को धो डालना चाहता था। उनके घर की ताज़ा चमकदार हवा में धुएं की हल्की सी रेखा भी घुसने देना नहीं चाहता था, क्योंकि जब एक बार हर एक व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे पछतावा होता है। इसी प्रकार का पछतावा यहाँ पे लेखक को यानी उस लड़के को हो गया था और वो उस समय की बात के लिए तुरंत क्षमा मांग से उसने अपने शिक्षक को नमस्कार नतमस्तक होना चाहता था। सर, मुझे पहचाना? मैं विजय वकील, आपने मुझे पढ़ाया था। मुझे लगा अपना पूरा नाम वकील बताते ही उन्हें एक साथ सब कुछ याद आ जाएगा। अन्याय, अपमान, रोष, पर मैं उनसे क्षमा मांग लूँगा। सच्चे दिल से उनका उल्हाना सुन लूँगा। बहुत ज़रूरी था, यह उनसे भी बढ़कर मेरे लिए। उल्हाना यानी जब उन्होंने सच्चे दिल से उनके माध्यम से जब लफ्ज़ सुन लूँगा तो मुझे
शिक्षक ने क्षमा किया नहीं, या वही अन्याय, अपमान, रोष मेरे ऊपर प्रकट करेंगे, यह जानकर वो बहुत परेशान थे। और वे बताते हैं, सर मुझे पहचाना, मैं विजय वकील, आपने मुझे पढ़ाया था। मुझे लगा अपना पूरा नाम वकील बताते ही उन्हें एक साथ सब कुछ याद आ जाएगा, जैसे कि उनके ऊपर जो हुआ था अन्याय, अपमान, रोष, इनकी भड़ास वो मेरे ऊपर निकालेंगे। फिर भी मैं उनसे क्षमा मांग लूँगा, सच्चे दिल से उनका उलाहना सुन लूँगा, यानी सच्चे दिल से प्रामाणिकता की वजह से मैं उनको जो भी उस समय लगाऊंगा उसकी गुस्सा खरी खोटी मैं सुन लूँगा और मैं बड़ी नम्रता से उनसे मिलूँगा। वे थोड़ा ठहरे, फिर से एक बार मेरी तरफ देखा, अत्यंत निर्दोष भाव से बोले, विजय वकील, याद नहीं आता तुम मुझसे पढ़ते थे किस वर्ष? देखो शिक्षक ने आप कहा, विजय वकील, याद नहीं आता तुम मुझसे पढ़ते थे किस वर्ष? मैंने अत्यंत शर्म और संकोच के साथ कहा, जी मैं विनोद राय वकील का बेटा। देखो अपना पूरा परिचय देने के लिए भी लेखक यानी वो लड़का अब घबरा रहा था, क्योंकि अत्यंत शर्म और संकोच के साथ उनका मन हो रहा था और उसी मन ने अपना परिचय देते समय कहा, जी मैं विनोद राय वकील का बेटा। आगे एक क्षण के लिए उन्होंने इस नाम को याद करने का प्रयत्न किया, फिर हंसकर बोले, ओह याद नहीं आता कुछ, अब उम्र ढल गई है, यानी मेरी अब उम्र हो गई है, अब मुझे याद नहीं आता है, बहुत कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन तुम कहते हो तो ठीक ही होगा, चलो घर चलकर साथ साथ चाय पिए। देखो इतना कुछ होने के बावजूद भी शिक्षक उसे पहचानने से इनकार करते हैं और कहते हैं, अब मेरी उम्र हो गई है, उम्र ढल गई है, बहुत कुछ भूल पाता हूँ, भूल जाता भी हूँ, लेकिन तुम कहते हो तो ठीक ही होगा, चलो घर चलकर साथ साथ चाय पीते हैं। तुम क्या करते हो इन दिनों, कहाँ हो? आगे, मेरे पिताजी बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मैं एक कंपनी में मैनेजर था, जो लोग जिसे सफलता कहते हैं वह मैंने प्राप्त की थी, लेकिन इस क्षण मुझे लगा कि प्राप्त करने लायक बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया था मैंने, यानी मुझे अब प्रतिष्ठित व्यक्ति की सही व्याख्या पता चली है, क्योंकि एक कंपनी में मैनेजर था, लोग जिसे सफलता पाते कहते हैं वो मैंने प्राप्त की थी, लेकिन इस क्षण आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सफलता को प्राप्त करने के लिए मैं अब लायक नहीं हूँ, क्योंकि आपको मिलकर मुझे अब ये दुख हो रहा है। सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से भी बढ़कर उत्तम वस्तुएं होती है जीवन में, जो मैं प्राप्त नहीं कर सका। देखो सफलता, प्रतिष्ठा और धन संपत्ति से भी बढ़कर कई ऐसी कुछ वस्तुएं होती है जिनको मैं प्राप्त नहीं कर सका। मेरा मन तिक्त उदास हो गया, यानी मेरा मन उदास हो गया, तिक्त हो गया, जिन्हें मैं याद नहीं उनसे क्षमा कैसे मांगूं। जिस अध्यापक जी को मेरी कहने की, मेरे झूठ बोलने की वजह से, अपने पिता की प्रतिष्ठा की वजह से शिक्षक को नौकरी से कुछ दिनों के लिए हाथ धोना पड़ा था, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, और इतना सब होने के बावजूद भी वही शिक्षक मुझे अब पहचानते ठीक नहीं। इसलिए जिनको मैं याद नहीं उनसे क्षमा कैसे मांगूं? उनके मन में उनकी स्मृति मेरा अस्तित्व तक नहीं है, उनके मन में उनके
स्मृति में मेरा अब अस्तित्व भी नहीं है। अब ये वे जानबूझकर कह रहे या ऐसे दिखा रहे इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिनके स्मृति में मैं नहीं, ऐसे व्यक्ति से मैं कैसे क्षमा मांगू? मेरा अस्तित्व तक उनकी स्मृति में नहीं है। आगे, मकान का दरवाज़ा खोलते हुए उन्होंने कहा, तुमको मैं जानता नहीं, गणित में तुम्हारी रुचि थी क्या? गोस की एक किताब हाल ही में आई है, बड़ी ही अच्छी है, तुम देखना चाहोगे? और व्यवस्थित ढंग से सजाकर रखी हुई किताबों की अलमारी में वे किताब ढूंढने लगे। अलमारी यानी किताब रखने की जगह, कपाट। मकान का दरवाज़ा खोलते हुए शिक्षक ने कहा, अध्यापक जी ने कहा, तुमको मैं जानता नहीं, लेकिन गणित में तुम्हारी रुचि थी क्या? लेखक गोस की एक किताब हाल ही में आई है, प्रकाशित हुई है, बड़ी अच्छी है, तुम देखना चाहोगे? और व्यवस्थित ढंग से सजा कर रखी हुई किताबों की अलमारी में वे किताब ढूंढने लगे। आगे, एक सज्जन और सच्चे इंसान की स्मृति में से संपूर्णतया हट जाना कोई मामूली सजा नहीं, लेकिन क्या सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है? देखो, जैसे ही अपने गणित के अध्यापक अलमारी में किताब ढूंढने लगे तो लेखक के मन में यानी उस लड़के के मन में एक विचार आया, एक सज्जन और सच्चे इंसान की स्मृति में से मैं संपूर्णतया हट जाना कोई मामूली सी सजा ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन क्या सभी अपराधों के लिए ऐसी क्षमा मिल सकती है? ऐसा सोचते हुए लेखक और भी दुखी होते हैं और यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। इस तरह से पन्ना नंबर 25 पर इस कहानी में कुछ कठिन शब्द आए हैं, इनका अर्थ भी यहाँ पे बताया गया है, दिया गया है। पन्ना नंबर 25 शब्दार्थ, सुखद यानी सुख देने वाला, झंकृत झंकार करने वाला यानी आवाज करने वाला, विस्तृत यानी फैला हुआ, प्रविष्ट यानी प्रवेश करना, प्रबंधकारिणी यानी प्रबंध करने वाली समिति, जैसे स्कूल में स्कूल कमेटी बनाई जाती है उसके सदस्य बनना, स्कूल की व्यवस्था के लिए प्रबंधकारिणी, प्रबंध करने वाली समिति का सदस्य। स्तंभित, स्तब्ध, चुप रह जाना। तिरस्कार, अपमानजनक लगना, उपेक्षा से तिरस्कार करना। अकारण, बिना किसी कारण। मातहत, नीचे काम करने वाला, यानी दफ्तर में लेखक के नीचे लेखक के हाथ के नीचे काम करने वाला, मातहत, नीचे काम करने वाला। क्षोभ, क्रोध और असंतोष का भाव प्रकट करना। क्षोभ यानी क्रोध और असंतोष का भाव प्रकट करना। तिक्त यानी खिन्न होना, दुखी होना। जैसे ही शिक्षक ने लेखक को पहचानने से इनकार किया, उम्र ढल गई, अब मुझे कुछ समझता नहीं है, पहचानने में नहीं आता, उस वक्त लेखक का मन खिन्न हो गया, तिक्त हो गए वे। उसके बाद मुहावरे का अर्थ देखिए। मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सीधा कर देना, दंड देकर अकड़ दूर करना। जैसे ही मैंने परीक्षा के समय कॉपी करने की सोची, कॉपी कर रहा था, उस वक्त मुझे मेरे शिक्षक ने दंड दिया। सीधा कर देना यानी कॉपी करने की वजह से मुझे दंड देकर मेरी अकड़ दूर करना। जमीन में गड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना। शिक्षक के बारे में झूठ बोलकर मेरा
मन जमीन में गड़ गया। मेरा मन अत्यंत लज्जित हो गया। चेहरा तमतमा उठना, अत्यंत क्रोधित होना। चोर को देखकर मेरे आंखें अत्यंत क्रोधित हो गए। चोर को देखते ही मेरा चेहरा तमतमा हो उठा। अंगारे उगलना, क्रोध में बोलना। अंगारे उगलना, क्रोध में बोलना। जैसे ही मेरी अंगारे उगलना, क्रोध में बोलना। जैसे ही मेरे हाथ से बहुत ही कीमती वस्तु गिर गई, उस वस्तु की गिरने की वजह से मेरी माँ ने मुझे क्रोध में बोला, देखकर नहीं काम करते हो। कलंक धो डालना, अपराध मुक्त होना। मेरे मन का कलंक धोने के लिए मैं शिक्षक के सामने क्षमा मांगने लगा। कलंक धो डालना, अपराध मुक्त होना। मेरे कलंक को धो डालने के लिए मैंने शिक्षक से क्षमा मांगने का प्रयत्न किया और मेरे कलंक को धो डालने का प्रयास किया। इस तरह से सजा इस कहानी के पाठ का अध्ययन करने के बाद इसके नीचे जो शब्दार्थ और मुहावरों का अर्थ लिखकर आप लोग मुझे व्हाट्सएप के जरिए इसे सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर भेज दे, ताकि मैं यह देखूं कि इस पाठ का अध्ययन आपने किस तरह से किया है। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद। मानसी, अरे मानसी, मानसी।